So let's start today's webinar. Welcome to the webinar of Basti. बस्ती के इस वेबिनार में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो बस्ती का जो प्रिपरेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बस्ती के रिजल्ट्स हम जब देखते हैं तो बस्ती के रिजल्ट्स हम बस्ती किस तरीके से तैयार करते हैं, उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, उसका देने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, इस सब चीज़ों पे डिपेंड होता है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसका सीक्वेंस क्या इंपॉर्टेंस है, ईच एंड एवरीथिंग हम इस वेबिनार में देखने वाले हैं। उसके बाद बस्ती देने के लिए एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए। एम आई ऑडिबल नाउ? तो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए, क्या कोई भी इनेमा पॉट से हम बस्ती दे सकते हैं या फिर सिरिंज से दे सकते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम बस्ती सेमिनार में देखने वाले हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ से अगर हम बस्ती देते हैं, वो अगर प्रॉपर उसका जो साइट होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वहाँ पे अगर नहीं गया तो उसके रिजल्ट हमको देखने के लिए मिलते हैं, और ये मैं आपको पूरे स्टडी के साथ दिखाने वाला हूँ। उसके बाद फिक्सेशन ऑफ डोज, बस्ती की मात्रा विनिश्चय कैसे करना है। अगर आपके पास 8 साल का बच्चा आता है, 70 साल का बच्चा आता है, अलग अलग डिसीज के हिसाब से कितना डोज देना चाहिए, ये फिक्सेशन ऑफ डोज ईच एंड एवरी पेशेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस डोज ऑफ फिक्सेशन हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद कुछ रिसर्च, बस्ती के ऊपर काफ़ी रिसर्च हुए और जो सक्सेसफुल प्रैक्टिस में हम देखते हैं। मेरा जो 22 या 23 साल का कुछ जो एक्सपीरियंस है बस्ती के ऊपर, खास करके पेशेंट में, डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट जो संहिताओं में वर्णन ऐसे भी डिसीज के ऊपर हमने कुछ पेशेंट को बस्ती देके रिजल्ट देखे हैं। क्योंकि बस्ती जैसा बोला गया है कि वात की चिकित्सा है, वात की अर्ध चिकित्सा बोला गया है, और 80 प्रकार के वात व्याधि जो है बस्ती से ठीक होते हैं। इतना ही नहीं है, सुश्रुत ने बोला है कि पित्त और कफजन्य जो व्याधियां होती है वो भी बस्ती से हम ठीक कर सकते हैं। जैसे पित्तावृत्त अगर वात है, कफावृत्त वात है, तो उसमें भी बस्ती चिकित्सा देके हम पेशेंट को ठीक करते हैं। तो ऐसे समय कौन सा बस्ती देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी टाइप के वात व्याधि में, पित्तावृत्त वात में, कफावृत्त वात में कौन सा बस्ती देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे डिसाइड करना है, ये हम सब इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद वयस्थापन रोल है ना। वयस्थापन मतलब क्या, अपने जो अवयव होते हैं बॉडी को, उनको उसका एजिंग प्रोसेस स्टॉप करना है या एजिंग को रोकना। हाँ, मैं वही देखती हूँ, पर सेटिंग नहीं हो रही, कर रही हूँ मैं। एक्चुअली थोड़ा मेरे एरिया में नेटवर्क का प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इस कंटिन्यू करेंगे। कल से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद कुछ स्पेशल अनुभूत बस्तियां है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो मैं फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा ना। उसके बाद कुछ केसेस हम देखने वाले हैं, जो रेयर केसेस है वो आज ही मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाला हूँ। इसमें कैसे बस्ती इंपॉर्टेंट होती है। एक्चुअली मैं पीपीटी शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, लैपटॉप के ऊपर फ़ोन रख के करवा रहा हूँ आज, थोड़ा टेक्निकल इश्यू होने की वजह से। आई थिंक अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ये देखिए, एक छोटा सा बच्चा था, हार्डली 8 महीने का, 8 या 10 महीने का। इसको एक डिसीज था, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसके अंदर क्या होता है, पेशेंट बच्चा जो भी खाता है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, और उसकी वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन होकर उसको मोशन नहीं होता था इस बच्चे को। तो ये इनहेरिटेड डिसीज था उसके अंदर, मतलब इनबॉर्न था। तो ये पेशेंट काफ़ी दिनों से सफ़र कर रहा था इससे, और उसको मोशन नहीं होने की वजह से उसको सीवियर एब्डोमिनल पेन होता था। तो फिर जब पेशेंट हमारे पास आया तो इसको हमने 30 ml सहचर तेल का बस्ती दिया। प्लीज चेक एट योर एंड डॉक्टर प्रियंका, बाकी लोगों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर दिख रहा है। एग्जिट होके फिर ज्वाइन हुई है आप।
तो जब ये बच्चा उसको हमने 30 ml का बस्ती दिया, तो देखिए यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तुरंत उसको मल प्रवृत्ति हुई और पेशेंट का जो सीवियर एब्डोमिनल पेन हो गया वो कम हो गया। इसके बाद इस पेशेंट को हमने कंटिन्यूअसली 15 दिन तक ये बस्ती दी और देने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म का जो प्रॉब्लम था वो पूरा ठीक हो गया था और अभी ये पेशेंट काफ़ी ठीक है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो बहुत ज़्यादा बस्ती की चिकित्सा आप यूज़ करते हो पेशेंट के अंदर, तो इतने छोटे बच्चे के अंदर भी हम ये चिकित्सा कर सकते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। जो एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर या ब्रांच के अंदर जो इनक्यूरेबल डिसीज़ है, उस डिसीज़ को भी हम बस्ती चिकित्सा से ठीक कर सकते हैं। अभी कुछ केस आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। गॉल स्टोन के केस में क्या चिकित्सा हम देते हैं। एक मेरे पास पेशेंट था 32 ईयर्स ऑफ एज, 55 केजी उसका वेट था, फेयर कॉम्प्लेक्शन। उसको 1 साल से एब्डोमिनल पेन हो रहा था, साथ में वोमिटिंग, नोसिया, रेफर्ड बैक पेन। गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन आप सबको पता होगा कि जो राइट शोल्डर तक रेडिएट होता है और उससे हम डायग्नोस करते हैं कि ये पेशेंट गॉल ब्लैडर स्टोन से सफ़र कर रहा है। तो पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन हुआ, पेशेंट को एडमिट किया गया। तो एडमिट होने के बाद जब उसकी सोनोग्राफी की गई, तो उसमें सोनोग्राफी में देखने को मिला कि उसको 14 mm, यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 14 mm का 14 mm का उसको कैलकुलस उसके अंदर था। तो उसका कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस बोल के डायग्नोस किया गया, पेशेंट को एडमिट किया गया। उसको उसका एक्यूट कंडीशन था। तो उस एक्यूट कंडीशन में हमने उसको मैनेज करने के लिए बोला हॉस्पिटल में, मॉडर्न हॉस्पिटल में। बाद में वो पेशेंट मेरे पास आया, उसको 3 महीने तक मैंने ओरल मेडिसिन दी और साथ में एक 15 दिन की बस्ती चिकित्सा की। इसमें बस्ती चिकित्सा क्या की हम डिटेल हमारे सेमिनार में बताएंगे। और 3 महीने के बाद मैंने उसको फॉलोअप सोनोग्राफी करने को पेशेंट को बोला। आप आपके स्क्रीन पे थोड़ा जूम करके देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट 3 महीने के अंदर उसका जो गॉल स्टोन 40 mm के थे, वो 6 to 7 mm हो गए। यानी बाकी तो गॉल स्टोन बहुत कम हो गए थे, सिर्फ कुछ जो थे बड़े वो 6 to 7 mm इतने हो गए थे। तो 3 महीने के अंदर इतने अच्छे रिजल्ट हमको गॉल स्टोन में देखने को मिलता है। एलोपैथिक के अंदर इसमें कोई चिकित्सा उपलब्ध नहीं है। बहुत से केसेस में हमको गॉल ब्लैडर निकालना पड़ता है। और 3 महीने तक और मैंने उस पेशेंट में ये मेडिसिन कंटिन्यू की और 6 महीने के बाद वो पेशेंट के गॉल स्टोन पूरे निकल चुके थे। तो 90% केसेस में गॉल स्टोन में बस्ती चिकित्सा बहुत उपयुक्त होती है। सिर्फ 10% केसेस फेल्योर में जा सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट में हमको सक्सेस देखने को मिलता है। ये एक दूसरा केस है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था जो मैंने बस्ती से ठीक किया था। इसके लिए मैं इंटेंशनली आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। एक 45 साल की फीमेल थी, 68 केजी उसका वेट था, फेयर कॉम्प्लेक्शन, सीवियर एब्डोमिनल पेन 1 साल से था, रिलैक्स बैक पेन जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन में होता है उसी टाइप का इस पेशेंट में था। ये पेशेंट एक बार हैदराबाद में शादी के लिए गया था, तो वहाँ पे उसको सीवियर एब्डोमिनल पेन और वोमिटिंग शुरू हुई, तो पेशेंट को एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद वो उसको वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया गया। तो ये उसका कलर डॉपलर स्कैन है, जो इंडिया के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इन हैदराबाद। तो वहाँ पेशेंट को एडमिट किया गया। तो एडमिट करने के बाद उसके रिपोर्ट्स किए गए थे, उसमें रिपोर्ट्स आपको पढ़ के बताता हूँ, तो आपको इसकी सीवियरिटी पता चलेगी इस केस की। वॉल इज डिस्टेंडेड, इडिमेटस measuring 4.8 mm, lumen is free, there is well defined encapsulated hypoechoic SOL with sediment within measuring 20 by 18 mm, इतना बड़ा compressing the neck of gallbladder, the SOL is abutting to IVC। ये सब वो पेशेंट के रिपोर्ट थे। तो उसको सीवियर एब्डोमेन पेन होना था, तो डॉक्टर वहाँ के सर्जन ने बोला कि इमीडिएटली आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज पेशेंट में कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते थे। इस पेशेंट का एक रिलेटिव ऑलरेडी मेरे पास गॉल ब्लैडर स्टोन की और डायबिटीज के लिए ट्रीटमेंट ले रहा था, तो उसको काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे। तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब आप इस केस में कुछ कर सकते हैं क्या। मैंने बोला उनकी रिपोर्ट्स मंगाइए, मैं पेशेंट से एक बार बात करूंगा, सिम्टम देखेंगे फिर डिसाइड करेंगे। फिर उन्होंने सब रिपोर्ट्स भेजे, हमने देखा, तो उनको बोला कि उस हॉस्पिटल में आप सिर्फ इतना बोलिए कि अभी हमको इमरजेंसी मैनेज कर दो, हम 8 दिन के बाद ऑपरेशन के लिए आएंगे। क्योंकि एलोपैथिक हॉस्पिटल में जब पेशेंट एडमिट होता है तो डरा देते हैं कि नहीं आपको अभी के अभी इसी टेबल पे ऑपरेट करना पड़ेगा और अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। फिर भी एज अ चैलेंजिंग ये केस हमने एक्सेप्ट किया। ये पेशेंट मेरे पास आया, इस पेशेंट को हमने 15 दिन तक एक स्पेसिफिक बस्ती दी। ये बस्ती कौन सी दी, क्या दिया, ये हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो हमारे अपकमिंग जो 3 सेशन रहने वाले उसके अंदर। और वो सिलेक्शन कैसे करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि हर डिसीज अलग अलग टाइप का रहेगा, तो आपको कैसे सिलेक्शन करना है ये भी उस सेमिनार में हम डिस्कशन करने वाले। तो 3 महीने के बाद की आप रिपोर्ट देखिए, आपकी स्क्रीन पे है, थोड़ा जूम करके देखना, आपको
यू विल बी सरप्राइज, इवन वो सर्जन भी सरप्राइज हो गया कि इतना सीवियर केस में इतने अच्छे रिजल्ट कैसे मिले। तो गॉल ब्लैडर 3 महीने के बाद की रिपोर्ट है पेशेंट की, गॉल ब्लैडर इज वेल फिल्ड, नो कैलकुलस और मास और वॉल एडिमा, स्प्लीन एंड पैनक्रियाज आर नॉर्मल साइज, नो इनफिल्ट्रेशन। तो इतने अच्छे रिजल्ट 3 महीने के अंदर उस पेशेंट में देखने को मिले। इस पेशेंट में हमने क्या ट्रीटमेंट दी, क्या पॉजिटिव फैक्टर मिले, ये मैं आपको बताता हूँ। तो इन पेशेंट में मुझे पॉजिटिव फैक्टर के अंदर मिला कि लेट नाइट फूड, ऑयली एंड स्वीट डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इरेगुलर डाइटरी हैबिट। तो व्याधियां जनरली संतर्पण जनित ये व्याधि थी कि उसकी लाइफस्टाइल ही इस पेशेंट की ऐसी थी। सामावस्था में पेशेंट मेरे पास आया था, तो उसको आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल के हिसाब से संतर्पण जनित व्याधि है, तो उसको अवतर्पण दिया गया। साथ में 15 दिन की बस्ती चिकित्सा दी गई, कुछ ओरल ट्रीटमेंट दी। ये केस और भी डिटेल में हम अपने आने वाले सेशन में बताने वाले हैं। तो इतने अच्छे रिजल्ट बस्ती के आपको देखने को मिलते हैं। अब बस्ती प्रिपरेशन के लिए आइडियल इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए? देखिए ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। हम लोग बहुत से बार हमारे पास पेशेंट ज़्यादा होते थे, मिक्सर के अंदर वो सब कंटेंट डाल देते, माक्षिकम, लवणम, स्नेहम, कलकम, क्वातम, ये सब कंटेंट्स बस्ती के होते, वो डाल देते और मिक्स कर लेते। क्या ये आइडियल सॉल्यूशन तैयार होता है? या फिर जो क्लासिकल मेथड होती है मॉर्टल एंड पेस्टल, यानी खल के अंदर हम एक-एक चीज़ें ट्राइच्यूरेट करते हैं, जैसे कि माक्षिकम लवणम मतलब मधु और सेंधव को मिक्स करना है, फिर माक्षिकम लवणम स्नेहम, स्नेह को मिक्स करना है, उसके बाद कल्क को मिक्स करना है, और लास्ट में क्वाथ और आवाप ऐड करना है। तो इस सीक्वेंस का ऐड करने का कोई इंपॉर्टेंस है क्या? तो बिल्कुल है। होमोजीनियस मिक्सचर जो कभी इंटेस्टाइन में जाने के बाद भी सेपरेट न हो, इस प्रकार का कोलॉइड मिक्सर अगर नहीं बना तो बस्ती के रिजल्ट जैसे चाहिए ग्रंथों में लिखे हुए हैं, जैसे केसेस में हम देख रहे हैं, वैसे नहीं मिलते। तो ये टोटली डिपेंड होता है आपने बस्ती किस तरीके से दी है, किस तरीके से प्रिपेयर की है, उसके कंटेंट आपने कैसे लिए। ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। ये सब हम डिटेल में वहाँ पे बताने वाले हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिजल्ट देखने के लिए। तो इसका सीरियसली आपको जैसे ग्रंथों में बोला वैसे यूज करना चाहिए। ये केस था मेरे पास पोर्टल हाइपरटेंशन का, इसके सिम्टम्स और वो सब डिटेल जो पोर्टल हाइपरटेंशन में थे उसी प्रकार से क्लबिंग ऑफ फिंगर था। इस पेशेंट को हमने कम से कम 6 महीने तक ओरल मेडिकेशन दिया और 15 दिन का एक बस्ती का कोर्स किया। तो 15 दिन यहाँ पे मैं उसका पिक्चर आफ्टर ट्रीटमेंट लेना भूल गया यहाँ पे डालना। तो उसमें देखा मैंने, उसमें हमने देखा कि उसका पोर्टल हाइपरटेंशन भी कंट्रोल आ गया था। ये क्लबिंग ऑफ फिंगर भी विदिन 3 मंथ्स कम हो गए थे, तो भी हमने 6 महीने तक उसको मेडिसिन चलाई थी पेशेंट को। उसको ऑल ओवर बॉडी में इडिमा था, उसका फेस जो था 35 इयर्स का ये लड़का था, लेकिन उसका एज 55 प्लस जैसा दिख रहा था, एज वाइज दिख रहा था। तो वो सब रिवर्सल उस केस में हमने देखने को मिला। इसमें क्या बस्ती थी ये भी हम डिटेल में वहाँ पे देखेंगे। उसके बाद आजकल हम देख रहे हैं कि फैटी लिवर के केसेस काफ़ी बढ़ गए, है ना? सोनोग्राफी करने के बाद पेशेंट में जनरलाइज़ बहुत सारे सिम्पटम होते हैं और फिर एक्सीडेंटली ये मिलता है कि पेशेंट के अंदर फैटी लिवर है। तो फैटी लिवर के अंदर ओरल मेडिकेशन उतना काम नहीं आता जितना बस्ती चिकित्सा काम आती है। इसमें भी हम एक 15 दिन का बस्ती का स्पेसिफिक कोर्स करते हैं और 15 दिन के बाद या 2-3 महीने के बाद ओरल मेडिकेशन प्लस बस्ती के बाद ये फैटी लिवर जो होता है और उसमें रिवर्सल देखने को मिलता है। अभी और एक केस आपको मैं बताता हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, डिप्रेशन एंड बस्ती। डिप्रेशन के केसेस में बस्ती क्या काम कर सकती है? तो मेरे पास एक पेशेंट आया था, डिप्रेशन यानी 5 साल से वो डिप्रेशन से सफ़र कर रहा था और साथ में उसको निद्रानाश, अश्रद्धा मतलब किसी भी काम में मन नहीं लगना, कहीं भी वो जाता नहीं था, सोशल गैदरिंग में जा नहीं पाता था, अमनस्कता, कहीं भी मन नहीं लगता था। ये सब सिम्पटम लेके आया था, साइकियाट्रिस्ट के पास गया था, साइकियाट्रिस्ट की ट्रीटमेंट ले रहा था, लेकिन उसको जो फीलिंग वेल बीइंग जो लगना चाहिए, वो नहीं लग रहा था। सिर्फ़ उसको वो दवा से नींद आती थी और दिन भर पेशेंट सो के रहता था ऐसा। लेकिन वो कुछ उसकी वजह से काम भी नहीं कर पा रहा था। तो पेशेंट जब डिटेल हिस्ट्री आयुर्वेदिक टाइप से जो लेना चाहिए वो हमने ली, तो उसमें देखा गया कि पेशेंट 55 इयर्स एज था, उसका मेल था, जैन था, उसका ग्रोसरी शॉप था और सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस जो था मिडिल क्लास था। तो उसका
ऑल दिस इन्वेस्टिगेशंस वेर डन, और कोई भी एबनॉर्मल फाइंडिंग्स पेशेंट में नहीं थी, लेकिन फिर भी पेशेंट सफर कर रहा था। तो साइकेट्रिस्ट की एंटी डिप्रेसेंट ट्रंक्विलाइजर टाइप की जो मेडिसिन होती है वो उसको चल रही थी। और आप सभी को पता होगा कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इस ड्रग से क्या होता है कि आपके जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के जो सिक्रीशंस होते हैं बॉडी के अंदर वो भी हैम्पर होते हैं, और उसकी वजह से और विबंध और कॉन्स्टिपेशन और ज्यादा सीवियर होता है, और उसकी वजह से पेशेंट में और ज्यादा डिप्रेशन बढ़ता है। तो ये सब मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं, तो करेक्ट करना बहुत जरूरी है। ऐसा पेशेंट जब डिप्रेशन का पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर के मन में आता है इसमें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो प्लान ऑफ ट्रीटमेंट होता है कि हम सिरोधारा करेंगे, या फिर निद्रा कर योग यूज करेंगे, या फिर ब्राह्मी वटी या मानस मित्र वटकम, इस टाइप के ड्रग हम जनरली इस पेशेंट्स में यूज करने का सोचते हैं। मैंने भी मेरे इनिशियल डेज ऑफ प्रैक्टिस में ये केस आई थी, आज के 20 साल पहले वगैरह की केस आई है, जो मैंने पब्लिश भी की है। तो यही मैंने सोचा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतना सीधा ये दिख नहीं रहा है, फिर डिटेल पेशेंट की हिस्ट्री ली। तो मैंने पाया कि इस पेशेंट का जो व्याधि था वो है उदावर्त जन्य मानस रोग। अब ये संहिताओं में कहाँ दिया है, संहिता कैसी पढ़ना चाहिए, इसके बारे में भी हम डिटेल उस सेशन में देखने वाले हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और उदावर्त की वजह से मानस रोग होते हैं और एक कैसे संप्राप्ति उसकी घटित होती है, ये भी हम डिटेल में उसमें देखने वाले हैं। और इस पेशेंट को मैंने 3 महीने तक मेडिसिन दिया, साथ में एक बस्ती चिकित्सा स्पेसिफिक की। वो क्या बस्ती चिकित्सा सिलेक्शन किया है वो भी हम देखेंगे। तो देने के बाद 3 महीने के बाद पेशेंट को उसका जो डिपेंडेंसी था मॉडर्न मेडिसिन के ऊपर, जो एंटी साइकेट्रिक ड्रग चल रहे थे, वो सब उसने ऑटोमेटिक बंद कर दिए थे पेशेंट ने, और उसको अच्छे से नींद भी आने लगी थी, फ्रेश भी लगने लगा था। तो उसका जो डिप्रेशन था वो विद इन 6 मंथ पूरा कम हो गया था, और बाद में उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लेना नहीं पड़ा, और जो उसकी डिपेंडेंसी थी ऑन एलोपैथिक मेडिसिन वो भी कम हो गई थी। तो इसमें आपको डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायग्नोसिस भी संहिताओं के हिसाब से आपको करना है, आयुर्वेदिक टाइप से करना है, और फिर आप चिकित्सा कर पाते हैं। अब डिप्रेशन में बस्ती चिकित्सा कोई सोच भी नहीं सकता है, लेकिन इस टाइप के केसेस हमारे पास सबसे ज्यादा आते हैं, लेकिन हम उसको डायग्नोस नहीं कर पाते। अगर डायग्नोसिस आपका प्रॉपर नहीं है तो आप चिकित्सा भी प्रॉपर नहीं कर पाओगे। आजकल हम देखते हैं कि पेशेंट हमारे पास आते हैं, बहुत से बार एलोपैथिक ड्रग्स लेके आते हैं और फ्रिक्वेंट यूज ऑफ एंटीबायोटिक करते हैं, और एंटीबायोटिक का यूज होने की वजह से उनकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। और सबसे मेन हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो गट फ्लोरा होता है, हेल्पफुल गट बैक्टीरिया जो होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं फॉर डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म के लिए, लेकिन वो डिस्टर्ब गट फ्लोरा ये फ्रीक्वेंट यूज ऑफ एंटीबायोटिक की वजह से होता है। तो ये डिस्टर्ब हुआ गट फ्लोरा कैसे आइडेंटिफाई करना है, और उसके अंदर कौन सी बस्ती चिकित्सा हेल्प होती है, इसका एक फार्मूला है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें गौमूत्र और बाकी सब चीजें मिक्स की जाती है। और हमारे पास पेशेंट ए डायग्नोसिस लेके नहीं आता है कि मुझे गट फ्लोरा डिस्टर्ब हुआ है, वो डिसीज लेके आएगा कि आना है, मलसंग है, उदावर्त व्याधि है, गैसेस हो रहे हैं, आदमान हो रहा है, बर्पिंग हो रही है, इस टाइप के सिम्टम्स लेके वो पेशेंट हमारे पास आएगा। तो उसकी हिस्ट्री में हमको पता चलेगा इसका फ्रीक्वेंट यूज ऑफ एंटीबायोटिक है और उसका डिस्टर्ब गट फ्लोरा हुआ है। तो ऐसे केसेस में हमको ये डिस्टर्ब गट फ्लोरा वाला बस्ती देना पड़ता है, और इसके इतने अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं कि आप 2 या 3 भी बस्ती देंगे तो आपको पेशेंट में सक्सेसफुली आपको सिम्टम रिड्यूस हुए हुए देखने को मिलेंगे इस पेशेंट्स में। उसके बाद ये एक बहुत अच्छी केस है सिराशुल में बस्ती। इसको ये केस मैंने पब्लिश भी की है, आयुर्वेद पत्रिका एक जर्नल है, ये महाराष्ट्र का मराठी में पब्लिकेशन है वैसे तो, लेकिन बहुत ही अच्छे केस जर्नल है जिसमें बहुत अच्छे केसेस आपको देखने को मिलती है। इसमें जनरली वैद्यों की ही आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। तो एक 8 से 10 साल का बच्चा मेरे पास आया था जिसको कंटिन्यूअसली 1 साल से हेडेक हो रहा था, और वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा था। ऑलमोस्ट मैं नागपुर में प्रैक्टिस करता हूँ, नागपुर के जो जितने भी एलोपैथिक पीडियाट्रिशियन थे उनके पास वो जाके आया था। तो उसका सिराशुल मेडिसिन लेने तक कम लगता था, फिर होता था। तो ऑलमोस्ट उसके मेरे पास आने तक MRI, CT स्कैन, EEG ये सब इन्वेस्टिगेशन हो चुके थे। फाइनली उन डॉक्टर्स ने उसको वेस्कुलर हेडेक बोल के डायग्नोस किया, और उसको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेने को बोला कि ये दर्द वाली दवा है, ये पेशेंट को लेना पड़ेगा। तो 8 से 10 साल का बच्चा बेचारा स्कूल भी नहीं जा पाता था, उसको वोमिटिंग सेंसेशन होते थे।
और उसकी वजह से वो बहुत इरिटेट रहता था, स्कूल नहीं जा पा रहा था, उसके पेरेंट्स बड़े डिस्टर्ब थे। ये पेशेंट हमारे पास आया, तो मैंने उसके देखे कि उसके साथ उसको और क्या क्या सिम्टम है। तो एसोसिएटेड सिम्टम में कभी कभी उसका पेट में दर्द होता था और वोमिटिंग सेंसेशन होते थे। तो इतने ही सिम्टम से मैंने उसको डायग्नोस किया कि ये पेशेंट कृमि से सफर कर रहा है। और ये कृमि कौन थे, हमारे आयुर्वेद में बोला गया है कि शिरशूल के जो प्रकार बोले गए उसमें कृमि शिरशूल बोला है, लेकिन वो नासा में कृमि रहते हैं। तो ये इस पेशेंट में वो केस नहीं थी, मतलब नासाजन्य कृमि नहीं थे, तो उसके इंटेस्टाइन के अंदर कृमि थे। और इंटेस्टाइन में कृमि होने की वजह से उसको ये सब सिम्टम हो रहे थे। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब आयुर्वेद संहिताओं में लिखा गया है। तो इसका विथ रेफरेंस मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ जब हमारा डिटेल में वेबिनार होगा वहां पे। और फिर इस पेशेंट को मैंने 1 से 1.5 महीने तक ओरल मेडिसिन दिया और साथ में बस्ती चिकित्सा की। एक कृमिहर अनुभूत स्पेशल बस्ती है। आप कृमि के पेशेंट कितने भी ओरल मेडिसिन दे दीजिए, अल्बेंडाजोल जैसे मॉडर्न ड्रग दीजिए, वो वर्म्स जाते नहीं है। और इसकी वजह से कई डिसीज होते हैं। इवन मैंने देखा है कि क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर्स वाले जो पेशेंट्स होते हैं, सीकेडी के पेशेंट, 80% केसेस में मैंने देखा कि कृमि की हिस्ट्री होती है। तो कृमि और सीकेडी इसका रिलेशन भी बहुत केसेस में देखा जाता है। सीकेडी के पेशेंट में ठीक करता हूँ, तो उस केसेस में मैं, मेरा प्रोटोकॉल ही होता है कि मैं 2 कृमिहर बस्तियां देता हूँ और फिर बाकी की सीकेडी वाली फॉर्मुलेशन देता हूँ। वो भी हम सीकेडी में क्या चिकित्सा देना चाहिए वो भी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं डिटेल में। तो ये कृमि की जो अनुभूत बस्ती है बहुत ही इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव भी मेडिसिन बस्ती है। ये बहुत ही कम खर्चे में की जाने वाली है। पीडियाट्रिक एज ग्रुप के जितने भी पेशेंट आते हैं उन पेशेंट में मैं इनिशियली ये कृमिहर बस्ती देता ही हूँ, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आप जब इस वेबिनार में जुड़ोगे, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत से फॉर्मुलेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके साथ ही मैं एक सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक भी रन करता हूँ, जिसके अंदर जो बिगिनर्स प्रैक्टिशनर होते हैं या मेडिकल ऑफिसर होते हैं जिन्होंने बहुत साल बाद आयुर्वेद प्रैक्टिस फिर से ज्वाइन की है, उनके लिए मैं इसमें केस स्टडीज, आपका पेशेंट आपको ही देखना है, मुझे डिटेल्स बताना है व्हाट्सएप के ऊपर, उसके इन्वेस्टिगेशन है वो भी भेजना है। और साथ में मैं उनको एक बस्ती का प्रोटोकॉल या फिर जो भी पंचकर्म उसको सिक्वेंशियली करना होता है, वो पूरा प्रोटोकॉल बना के भेजता हूँ। ये मेरा नंबर है, आप शेयर कर सकते हैं, सॉरी सेव कर सकते हैं और मुझसे बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सब चीजें तो हुई बस्ती के बारे में। इसके बाद भी बस्ती का क्या सीक्वेंस होना चाहिए, बस्ती का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे हम होमन विरेचन में देखते हैं कि हम पेशेंट्स को क्या करते हैं कि दोषों को उत्क्लेशित करने के लिए उसको आभ्यंतर स्नेहपान करवाते हैं। क्या बस्ती में ऐसे उत्क्लेशन की आवश्यकता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि बस्ती का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। पहली बस्ती कौन सी देना है, दूसरी बस्ती कौन सी देना है, फिर उसके बाद शोधन बस्ती कब देना है, शमन बस्ती क्या चीज होती है, ये सब हम डिटेल में उस आने वाले वेबिनार में देखने वाले हैं। उसके बाद मैंने जितने भी डिसऑर्डर्स वहाँ आपके ग्रुप में शेयर किए गए, अल्सरेटिव कोलाइटिस में कौन सी देना है, प्रवाहिका में कौन सी देना है, क्रोन्स डिसीज का पेशेंट आते हैं तो उसमें कौन सी बस्ती देते हैं, उसके बाद इनफर्टिलिटी के केसेस में कौन सी बस्ती देना है, ये सिलेक्शन ऑफ बस्ती किस तरीके से डिसाइड की जाती है, सेंधव कितना मिक्स करना चाहिए, किस टाइप से मिक्स करना चाहिए, कल्क का क्या इंपॉर्टेंस है, कल्क के अंदर जो एक एक मेडिसिन बोले हुए हैं वो मेडिसिन हम अगर छोड़ सकते हैं क्या, उसमें जो मदन फल बोला है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, मदन फल यूज करना ही है या नहीं किया तो भी चलेगा। ईच एंड एवरी ड्रग इज इंपॉर्टेंट इन बस्ती। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन इतना अच्छे तरीके से हमारे चरक सुश्रुत ने बनाया हुआ है, लेकिन हम उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझते, इसलिए बस्ती में यूज भी नहीं करते। तो उसका इंपॉर्टेंस अगर आपको समझ में आ गया तो आप कभी भी वो ड्रग छोड़ोगे नहीं। तो ये सब चीजें हम डिटेल में वहां पे देखने वाले हैं। इसके अलावा भी बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम हमारे आने वाले वेबिनार में देखने वाले हैं।
आप अगर 3 दिन का वेबिनार में अगर हमारा पोर्शन नहीं खत्म होगा तो क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए हम अलग से एक 8 दिन के बाद जनरली हम और एक सेशन लेते हैं, क्योंकि बहुत से बार 3 दिन में ये किसी किसी के क्वेश्चन रह जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप का जो ग्रुप रहेगा उसके ऊपर क्वेश्चन पूछना है, और 8 दिन के बाद मैं एक सेशन लूंगा, उसमें सब आपके क्वेश्चन क्लियर किए जाएंगे। अगर आपको व्हाट्सएप मैसेज हमें लिखना किसी ने कुछ बोला था कि प्रॉब्लम आता है, तो आप वॉइस मैसेज भी डाल सकते हैं, उसका भी रिप्लाई हम करेंगे। 3 दिन के सेशन में हम मैक्सिमम जितना पोर्शन बताया है उतना पूरा कवर किया जाएगा। रोज हमारा जो सेशन है 1 से 1.5 घंटे तक चलता है, और उसके बाद भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो 8 दिन के बाद हम आपके ये लाइव वीडियो आपके 1 साल तक शायद अवेलेबल रहेंगे, वो आप देख सकते हैं। वो देखने के बाद भी अगर कुछ आपकी क्वेरी है तो पूरी सॉल्व की जाएगी, ईच एंड एवरी क्वेरी रिगार्डिंग बस्ती। आप इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो पर्सनल है वो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। उसका पेड रहता है वैसे तो, जो मैंने सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक के बारे में बोला वो पेड रहता है, लेकिन बस्ती के रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है 8 दिन के बाद भी, तो आप वो हमारे इस ग्रुप में पूछ सकते हैं और वो पूरे सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। पक्षाघात में बस्ती बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उसके लिए पूरे पेशेंट के डिटेल चाहिए होते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा ऐसी नहीं होती है कि इसमें क्या देना है उसमें क्या देना है, तो उस पेशेंट के पूरे डिटेल चाहिए होते हैं, उसको पक्षाघात किस कारण से हुआ, उसके क्या पॉजिटिव फैक्टर, उस हिसाब से हम बस्ती चिकित्सा डिसाइड करते हैं। आप इसके लिए मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं विथ कंसल्टेशन चार्ज। और किसी के कुछ क्वेश्चन हो तो हम एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं, मतलब क्वेरीज आपकी अगर कुछ वेबिनार के रिगार्डिंग होंगी तो, नहीं तो ये सेशन हम यही स्टॉप करते हैं आज के। एक्चुअली हमारे एरिया में थोड़ा नेट का इश्यू था, संडे है तो, अदरवाइज यहाँ पीपीटी अच्छे से शेयर होती है और देयर इज नो इश्यू विथ दिस थिंग, पीपीटी प्रेजेंटेशन एंड ऑल दिस थिंग्स। सोरियासिस के अंदर भी बस्ती चिकित्सा की जाती है, ये भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आने वाले कोर्स में। सोरियासिस के लिए एक स्पेशल बस्ती होती है, वो भी हम लेने वाले हैं। सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, आप पर्सनली व्हाट्सएप कीजिए, आपको डिटेल्स दिए जाएंगे। लेकिन आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं 3 दिन के वेबिनार के अंदर आपको इतना सब मटेरियल देने वाला हूँ, रेडी मटेरियल, तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस सब चीजों की। यहाँ पे हम निरूह अनुवासन बस्ती वाली जो बस्तियां है, मैंने रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन वाली बस्ती, उसी का ही डिटेल में देखने वाले हैं। उत्तर बस्ती एक अलग टॉपिक है, वो इसमें नहीं लिया जाएगा। इवन एलर्जिक राइनाइटिस वाले पेशेंट में भी बस्ती बहुत इफेक्टिव होती है, तो कौन सी बस्ती देना चाहिए ये भी हम वहाँ पे शेयर करने वाले हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन में है, न्यूरोजेनिक यूरिनरी ब्लैडर में भी बस्ती इफेक्टिव है, लेकिन उसमें साथ में उत्तर बस्ती भी करना पड़ता है। सीकेडी की पेशेंट में बस्ती इफेक्टिव होती है। रीनल स्टोन के अंदर बस्ती इफेक्टिव होती है, वो रीनल स्टोन में कौन सी बस्ती देना है वो भी हम शेयर करने वाले हैं। और जो आज मैंने केसेस शेयर की थी आपके साथ, गॉल ब्लैडर स्टोन वाली, गॉल स्लज वाली, ये सब हम डिटेल में सेमिनार में देखने वाले हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे करना है और इसमें कौन सी बस्ती कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे देना है। उसके बाद बस्ती का डोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 960 ml की बस्ती देना चाहिए या फिर कितना डोज देना चाहिए, कि हर पेशेंट में 960 ml जो मैक्सिमम डोज आचार्य ने बोला है वो देना है क्या।
रिकॉर्डिंग कितने दिन अवेलेबल रहेगा इसके बारे में डिटेल आपको कल व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी बाय ऑर्गेनाइजर, लेकिन मेरे ख्याल से 1 साल तक अवेलेबल रहता है, आप कभी भी वो सुन सकते हैं। 3 डेज का कोर्स रहेगा, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे तक, 9:30 से 9:30 to 10:30 और 11 o'clock टिल ये चलेगा। 28, 29 एंड 30, 28, 29 और 30 तारीख तक चलेगा। This webinar is specially related and designed for बस्ती चिकित्सा। नहीं, 9:30 PM रात को रहेंगे सब, नॉट इन द मॉर्निंग। 28 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, 29, 30 दिसंबर तक चलेगा, रात को 9:30 से 10:30। यस, इनफर्टिलिटी की जो बस्ती है वो भी शेयर की जाएगी। मेल इनफर्टिलिटी की अलग है, फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए अलग होती है। सुख प्रसव बस्ती, आयुजीआर के पेशेंट में कौन सा बस्ती देना है, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर कौन सी बस्ती देना है, हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर कौन सी देना है, पीसीओडी के अंदर कौन सी बस्ती देना है, ये जितने भी कंडीशन आपको मैसेज में देखने को मिली वो सब कंडीशन के अंदर हम ये बस्ती कौन सी बस्ती स्पेसिफिक देना है वो देने वाले हैं। और बहुत से केसेस भी शेयर करेंगे जिसके साथ आपको बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट के द्वारा पता चलेगा कि ये बस्ती इसमें इफेक्टिव है। ये हमारा सबसे डिमांडिंग वेबिनार है। यस, इवन अवैस्कुलर नेक्रोसिस के अंदर कौन सी बस्ती देना है इसके साथ मैं केस के साथ ही बताने वाला हूँ कि अवैस्कुलर नेक्रोसिस में भी बस्ती चिकित्सा उपयुक्त, इवन वात रक्त के अंदर है ना, गाउट के अंदर कौन सी देना है, पेरिफेरल डिसीज के अंदर कौन सी बस्ती देना है। और ये मोस्ट डिमांडिंग वेबिनार होता है। अभी तक मैंने ऑलमोस्ट ये मेरे ख्याल से 13th मेरा वेबिनार है जिसमें कि 4th लाइव है। कुछ जो नागपुर रीजन में लोग रहते हैं उनके लिए 1 डे डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ वर्कशॉप टाइप भी लेता हूं मैं 1 दिन का। लेकिन ऑनलाइन जो है वो ये ऑलमोस्ट 4th बस्ती का वेबिनार है हमारा। अभी तक ऑलमोस्ट 1200 पार्टिसिपेंट ने ये वेबिनार किया है, तो इसमें काफी कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। आजकल हम देख रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस काफी बढ़ रहा है, तो उसमें भी कौन सी बस्ती देना वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो केसेस रहेगी उस केसेस में मैं मेडिसिन आपके साथ शेयर करूंगा, कौन सी मेडिसिन देना है और बस्ती के लिए कौन सी मेडिसिन यूज करना है वो भी शेयर किया जाएगा। मतलब बस्ती के लिए उपयुक्त मेडिसिन, नॉट डिसीज वाइज मेडिसिन। हेलो, यस, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, हु रेज द हैंड। बस्ती के रिजल्ट्स अच्छे मिलने के लिए बस्ती प्रिपरेशन
बस्ती इंस्ट्रूमेंट और बस्ती एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए सेल्फ बस्ती कभी नहीं ले सकते, और दैट इज अ रॉन्ग वे। आपको किसी वैद्य के हाथ से या थेरेपिस्ट के हाथ से ही बस्ती लेना चाहिए। तो एज डिसाइडेड, हमारा टाइम हो चुका है, तो हम वी विल स्टॉप हियर। डॉक्टर देसाई का कुछ क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट मेडिसिन फ्रॉम वेयर वी कैन गेट। यस यस, ऑल इंफॉर्मेशन विल बी गिवन। आपको मेडिसिन कहाँ मिल सकती है, कौन सी मेडिसिन लेना है, जो कल का होता है, कल के अंदर कौन सी मेडिसिन इंपॉर्टेंट है, वो क्यों यूज करना चाहिए, इतना बारीक डिटेल तक आपको बताया जाएगा। क्योंकि ये इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा तभी आप बस्ती चिकित्सा प्रॉपरली कर पाओगे। इवन लेखन बस्ती कैसे करना है वो भी दिया जाएगा। लेखन बस्ती के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन लेखन बस्ती मिनिमम 15 डेज टू 13 डेज तक देना पड़ता है। हम अगर 8 दिन में उसके रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे तो वो नहीं मिलता है। हेयर लॉस स्किन के बारे में बस्ती, हाँ उसमें भी बस्ती चिकित्सा उपयोगी है। एक बस्ती का फॉर्मुलेशन है हमारा स्पेशल, वो हम शेयर करेंगे, उसके अंदर क्या क्या कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है। उसके बाद दीपन बस्ती, गट फ्लोरा बस्ती, ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ बस्ती, इवन तक्र बस्ती एक हमने डेवलप किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कुछ कुछ डिसीज के अंदर। तीर बस्ती है। वात पित्त कफ डिसऑर्डर के हिसाब से कौन सा अनुवासन बस्ती सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा तेल लेना चाहिए ग्रंथों के हिसाब से, वो भी हम शेयर करेंगे। डॉक्टर अरोरा, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? No, sir. Thank you. प्लीज आस्क व्हाट यू वांट टू आस्क। Sir, still I have no question. ओके ओके। Okay. So I hope you got all the information regarding webinar, what we are going to share in our webinar. So thank you very much. We will join by 28 now. Till that, good night. Thank you. एक लास्ट क्वेश्चन किसी का आया है, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या हम अवॉइड कर सकते हैं? यस यस, इट रिक्वायर्स vigorous treatment in knee joint replacement cases. I will share which type of basti to be administered. Along with that, you have to give oral medication and Agnikarpa therapy. It is very important. I already shared my mobile number. It is better to join the webinar. Okay, best of luck and good night.